surprising. This is not for the first time we are watching theoretical equations. This has been a common practice in science, where we put forward some postulates under the heading of a theory. Based on the postulates, we derive an equation. This is purely a theoretical equation, and then we try to explain the observations using that equation. Depending on our rate of success, we consider the success of our theory. जैसे काइनेटिक थ्योरी ने अपनी पोस्टुलेट्स को सामने रखा, पूरा पोस्टुलेट के ऊपर बेस करके एकदम इक्वेशन बनाया, P v is 1/3 mn स्क्वायर बार. अभी भी मैं वही करूंगा. डिबाय-हुकेल थ्योरी. डिबाय-हुकेल थ्योरी ने क्या बोला है? केसीएल की जब आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मैंने डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ना प्रैक्टिकल है. बट आप मुझे नहीं बोल पाएंगे कि केसीएल वाज नॉट आयनाइज्ड and on increasing dilution it is being more and more ionized. You cannot say that, because KCl exists as ions even in solid state. So then how can you explain? They explained it using the phenomena called as electrophoretic and asymmetric effect. Example, look at here. कैसे समझाता है देखिए. ये मुझे समझाना है, नहीं तो मैं सेंटेंस बना नहीं पाऊंगा. मान एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन का रिश्ता ढूंढ रहे हैं थ्योरी से. उनकी थ्योरी में पोस्टुलेट्स क्या है? मान ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और एक पॉजिटिव आयन है, मान के प्लस आयन, उसकी चारों तरफ नेगेटिव आयन का एक एटमॉस्फेयर होगा. ये कॉमन है कि वो एटमॉस्फेयर एकदम स्फेरिकली सिमेट्रिक है, एकदम होता है सॉल्यूशन के अंदर, ताकि चार्ज पूरा बैलेंस होगा. ये नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर ऑफ चार्ज है, ठीक पॉजिटिव चार्ज की माथे पे बैठा होगा, ताकि सॉल्यूशन को पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए वो ऐसा स्फेरिकली डिजाइन हो जाते हैं. तभी तूने क्या किया, इधर एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर दिया, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा तुझे. जैसे इलेक्ट्रोड डाल दिया और करंट मेजर करने चला गया, तो ये पॉजिटिव आयन तेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला है, और ये पूरा एटमॉस्फेयर उल्टा चलने लगा. हाँ, उल्टा चलेगा ना, तो क्या होता है ना, आपकी पॉजिटिव आयन की पीछे की तरफ ज्यादा नेगेटिव आयन आ जाते हैं, आगे की तरफ कम नेगेटिव आयन. तो क्या करता है, एक बैकवर्ड पुल एक्सपीरियंस करता है, उसे लगता है मुझे कैसे कोई पीछे से खींच रहा है. बट ये एक मोमेंटरी, एक मोमेंट के लिए होता है, क्योंकि नेचुरल ये नहीं है. टूटा क्या, फिर वो इमीडिएट चारों तरफ सर्कुलेट हो जाएगा, स्फीयर बना लेगा, क्योंकि वो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है. तो उनका कहना है कि ये बार बार होता रहता है, उसका सिमेट्री लॉस होता है, फिर सिमेट्री बिल्ड होता है, सिमेट्री लॉस होता है, सिमेट्री बिल्ड होता है. तो बीच बीच में ये थोड़ा बैकवर्ड पुल एक्सपीरियंस करता है. एसिमेट्रिक इफेक्ट, लुक एट द टाइटल, एसिमेट्रिक इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. एट टाइम्स द आयन रिलैक्स कर लेता है, मैंने मूव कर नहीं करता, क्योंकि बैकवर्ड पुल जब जोर चल रहा है. अच्छा, तो क्या होता है फिर, जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, कॉन्सेंट्रेशन को घटा देते हो, तो आपकी जो ये आयन की एटमॉस्फेयर है, ये काफी दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी डाइल्यूशन बढ़ चुका है. इससे हम टेक्निकली क्या लिखेंगे, जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, रेडियस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस. आयनिक एटमॉस्फेयर का रेडियस बढ़ने लगता है, तो ये इंपैक्ट कमजोर होने लगता है. तो ये इंपैक्ट कमजोर हो जाने के बाद इसकी आइडेंटिटी उभर के आता है, अब खुल के बिहेव करता है, जितना कर सकता है करता है, तब कंडक्टेंस बढ़ने लगता है. तो इफ यू आस्क मी व्हाई कंडक्टेंस इंक्रीजेस इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, इट इज बिकॉज ऑफ ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन रेडियस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस. And when radius of ionic atmosphere increases, asymmetric effect drops, decreases. इस वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है. You are not saying कि on increasing dilution degree of ionization increases. You cannot say that sentence for a strong electrolyte like KCl or HCl. They are ionized from the very beginning. You can only explain in terms of radius of ionic atmosphere. In addition, ये solvent molecules ना इन आयन के साथ भी लगे रहते हैं, होंगे ही, बिल्कुल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही. Now when your cation is moving in this direction
anion along with the associated solvent molecules are moving in the opposite direction. तो इस कटायन को फील होता है जैसे विस्कोसिटी बढ़ रहा है सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट भी उल्टा बहने लगे हैं ना एनायन के साथ जुड़ के, तो उसको लगता है कि जैसे विस्कोसिटी बढ़ रहा है, उसको ज्यादा फील होता है, मूवमेंट कम कर पाता है. दैट इज कॉल्ड अनदर इफेक्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. एंड व्हेन यू रेज द डाइल्यूशन, वो भी कम होता है क्योंकि आयनिक एटमॉस्फेयर बढ़ा है, वो ना लिखो तो चलेगा. बेस्ड ऑन दिस दे सजेस्टेड मी एन इक्वेशन लैम्डा एम इज लैम्डा एम नॉट माइनस कांस्टेंट अंडर रूट सी. अच्छा, इसलिए मैं लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी प्लॉट कर रहा हूं, knowing that this is going to give me a straight line for strong electrolytes, because this equation is valid only for strong electrolytes. अच्छा, what about lambda m naught? ना आपने बोला कि डाइल्यूशन बढ़ाओ तो बढ़ेगा, ठीक है, हाउ फार, कब तक? बढ़ते 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 बढ़ जाएगा, एक समय में जाके कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद आप डाइल्यूशन बढ़ा लो फिर भी बढ़ेगा नहीं. दैट इज योर लैम्डा एम नॉट. Molar conductance at infinite dilution, your dilution is approaching towards infinite, or you can call it even zero concentration, because dilution जब infinite touch करता है, concentration zero touch करता है. अच्छा, now I can understand, I can find it out from the graph itself. ये straight line था ना आपका, चलो extrapolate करो, जहां टच किया वही तो इंटरसेप्ट लैम्डा एम नॉट है आपकी. हाँ, यही तो इंटरसेप्ट है. अच्छा, इसलिए रूट सी की ग्राफ प्लॉट कर रहा हो, रूट सी की आपसे उसे एफर्टलेसली लैम्डा एम नॉट मिल जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से निकालना इतना आसान काम नहीं है. आपने 3-4 एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया, 3-4 डेटा लेके ग्राफ को प्लॉट करके छोड़ दिया, सीधा लाइन खींचे लैम्डा नॉट मिल गया. नहीं तो क्या करते आप, पानी ऐड करते रहते, मेजर करते रहते, मेजर करते रहते, कब जाके पता नहीं कांस्टेंट होगा. वो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बनाता. एडवांटेज मैंने ग्राफ का लिया क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन था. सिंस ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, मैं एक्सट्रापोलेट कर सकता हूं. तो जहां वो आके सी को जीरो टच कर जाएगा वही मेरा लैम्डा एम नॉट है, तो मेरा लैम्डा एम नॉट आ जाता है. अच्छा, ठीक. व्हाट अबाउट दिस? ये तो मैंने ऊपर ड्रॉप कर दिया है ग्राफ को, ये इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन बना ही नहीं, मैंने तो बस प्लॉट कर दिया है. देन व्हाई इट इज इंक्रीजिंग सो फास्ट? इट इज बिकॉज on increasing dilution, besides the other factors which you studied in case of strong electrolytes, there is an additional factor in case of acetic acid, that is extent of ionization also increases. इसलिए इतनी तेजी से बढ़ रहा है. अच्छा, तो फिर इसका लैम्डा एम नॉट बनाओ आप, नहीं बना सकता, वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो कहां इसे लेके जोड़ेगा, ये तो सीधा चलता है ऐसा. अच्छा, तो क्या कंक्लूड किया आप? एसिटिक एसिड जैसा वीक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम नॉट जीरो, लैम्डा एम नॉट ग्राफ से निकलता नहीं है, ग्राफ से निकल नहीं सकता, बिकॉज जो ग्राफ फॉलो ही नहीं कर रहा है आपकी. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बुक दिखा दूं, बुक में अच्छे अच्छे डायग्राम्स होते हैं. ये क्या खुल के आ गया, सॉलिड स्टेट, किसी को पढ़ा रहा था मैं. ये देखिए लैम्डा एम का ग्राफ देखिए, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी. देखिए HCl इधर है, एकदम ऊपर, देखिए एकदम कितना ऊपर है, 400 के पास टच कर गया HCl, क्योंकि H प्लस तरह होता है 350 के आसपास, क्लोराइड 76 के आसपास, तो मिला जुला के 400 के आसपास टच कर गया है. KCl देख कितना कम है, कॉपर सल्फेट देख नीचे कम है, बट यहाँ ऊपर स्विंग कर रहा है. क्यों स्विंग कर रहा है थ्योरी से बता सकता हूँ. एसिटिक एसिड देख कैसे जा रहा है, एकदम सीधा होने लगा है पूरा, बहुत तेजी से बढ़ता है. ये था ग्राफ लैम्डा एम का, हम लोग ड्रॉ करेंगे. मुझे कुछ और दिखाना था तुझे, अच्छा वैल्यू दिखा रहा था, ये देखा, ये वैल्यू देख, H प्लस का 350 कंडक्टिव, इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस. अबव डेटा आर हाफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, रेफरेंस एटकिंस की किताब से मैंने ये लाया, 666 पेज में है. एनीवे, आप H प्लस का देखो ना वैल्यू, चाहे यूनिट कुछ भी हो, किसी एक यूनिट पे तो होगा ना, 350 है. वो H माइनस का देखो 200 है, 200. इसके बाद हाईएस्ट देखो Cl माइनस का 76 है, माने कोई आसपास नहीं है H प्लस और H माइनस की. तो ये दोनों आयन आते ही कंडक्टेंस वैल्यू हाई गम की बढ़ जाता है पूरा. सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए बहुत हाई वैल्यू दिखा रहा था. ग्राफ देखिए, ग्राफ टूट गया है, ग्राफ, ये ग्राफ पूरा स्केल में प्लॉटेड है. HCl कितनी ऊपर है देख,
और NaCl नीचे है क्योंकि Na+ स्लो मूविंग है, एसिटिक एसिड कितना नीचे है, ये ग्राफ ओरिजिनल स्केल पे प्लॉटेड है। तो यही सब हम पढ़ेंगे। ये है आपकी लैम्ब्डा वर्सेस रूट सी की ग्राफ, ऐसा आप प्लॉट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको ऐसा मिलता है। इसको आप एक्स्ट्रापोलेट तो कर पाए, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप इसको नहीं निकाल सकते। कपूर ने अपनी किताब में लिखा है ये, बाकी कुछ और पॉइंट का अलग बात है, जैसे आएगा दिखाऊंगा। थोड़ा क्लियर है यहाँ तक? हाँ। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? आवाज ब्रेक कर रहा था क्या? हाँ, आवाज ब्रेक कर रहा था सर। स्क्रीन लैग कर रहा है। स्क्रीन लैग कर रहा है। स्क्रीन थोड़ा बहुत लैग कर ही जाता है। आवाज ब्रेक नहीं करे तो ठीक है, नहीं तो समझ में ही नहीं आता है क्या बोल रहा। वो लिखने के बाद कुछ सेकंड के बाद आप तक पहुंचता है। वो H+ के बाद लास्ट में लिखूंगा। H+ क्यों हैश दिखाता है, मैंने क्यों हैश क्या, मैंने वो चीज को लास्ट में लिखूंगा। चलिए अब हम लोग मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इंक्रीजिंग डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो रही थी। लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन K decreases, M also decreases. But M decreases more rapidly. So, on increasing dilution, lambda M, or you can say lambda EQ, increases. Both for strong and weak. हाँ, ये मत सोचना खाली strong. Both for strong and weak electrolytes. ठीक, पहले मैंने नोट कर दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा ये। अब मैं लिखने शुरू करूंगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो इंक्रीज है ये डिबाई-हुकेल थ्योरी समझाता है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स increase in value of lambda M with dilution is explained by Debye-Huckel theory. Debye, HUCKEL. इसके और एक नाम भी ऑनसागर इक्वेशन है, बट वो दोनों से लिख देता हूं मैं। Debye-Huckel theory. This theory considers a strong electrolyte as fully ionized from the beginning. Each ion in the medium
is surrounded by ions of opposite charge. The radius of this ionic atmosphere increases with dilution and that contributes to conductance. Based on the theory, the equation is lambda m naught constant अंडर रूट सी. अब मैं लिखूंगा कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है और लैम्बडा एम नॉट है क्या चीज. कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन बहुत कुछ पे डिपेंड करता है. वैलेंस ऑफ आयंस, तेरा आयन +2 -2 है या +1 -1 है, वो भी डिपेंड करता है. वैलेंस ऑफ आयंस माने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यू कैन कॉल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. माने NaCl होगा, CaCl2 होगा तो कांस्टेंट अलग है. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, पूरा इक्वेशन रहता है, बड़ा इक्वेशन एक है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन एडिशन टू लैम्बडा एम नॉट पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है इतना लिखो तो चलेगा मेरा. इन चीजों पे डिपेंड करता है. लैम्बडा एम नॉट और इवन समटाइम्स रिटन एज लैम्बडा एम इंफिनिटी, इंफिनिटी भी लिखते हैं, इज द मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution. Or you can say zero concentration. ठीक है, तो ये बना. अब ना ग्राफ बनाएंगे हम लोग. ये HCl, ये KCl, ये एसिटिक एसिड. कॉपर सल्फेट अगर आप बनाना चाहते हैं बना देता हूं. तो क्यों पता है ऐसा होता है? कॉपर सल्फेट ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है. पता है क्यों होता है ना? इनिशियली क्या होता है, तो सोच कि एक बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है और बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है. आगे जाके मैं लिखूंगा, अभी तो कहा नहीं है.
ये आयन ना +2 -2 आयन है, जबकि ये +1 -1 आयन है, वो कंट्रीब्यूट करता है कंडक्टेंस को, तो ये बहुत हाई कंडक्टेंस दिखाता है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में देखिए, लो कॉन्सेंट्रेशन है, कंडक्टेंस कॉपर सल्फेट की ज्यादा है पोटेशियम क्लोराइड से, ज्यादा है, क्योंकि बाइवेलेंट आयन से ना वो ज्यादा चार्ज कैरी करेंगे। जैसे थोड़ा सा तूने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ये क्या करता है, सिंस बाइवेलेंट है वो आयन पेयर बनाने की कोशिश करता है, ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, और आयन पेयर बनाता है तो इसलिए सडनली ड्रॉप कर जाता है, के सेल के नीचे आ जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि इजीली आयन पेयर बना लेता है, इसलिए ग्राफ ऐसा बिहेव करता है कॉपर सल्फेट के लिए। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं, बट इसलिए बिहेव करता है ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करें, ये था तो HCl बना, तो HCl की बहुत हाई वैल्यू कहीं क्यों है, वो हम लोग बाद में करेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, lambda m0 for strong electrolytes can be found सल्फेट को भी ऐसे एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब कॉपर सल्फेट भी एसिटिक एसिड की तरह बिहेव करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्ट है ना, आयनाइज करेगा ज्यादा। कैन बी फाउंड बाय extrapolating the graphs to extrapolating the graphs. तो ग्राफिकल मेथड से निकाला जा सकता है लैम्बडा m0 को। फॉर एसिटिक एसिड weak electrolyte, lambda m increases rapidly with dilution. Due to increase in degree of ionization with dilution. इसके वजह से बहुत तेजी से बढ़ा है, बट lambda m0 for acetic acid माने weak electrolyte cannot be obtained from graph. ग्राफ से तो मिलेगा नहीं। आप एक्स्ट्रापोलेट करके तो नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस। ठीक, थोड़ा बुक देख लेता हूं, आपके सामने देखता हूं, कुछ जरूरी चीज छूट तो नहीं रहा है। मैं दोबारा आऊंगा स्क्रीन को, अगर आप लिखे नहीं है तो थोड़ा सा देख लेता हूं मैं, कहीं जरूरी चीज छूट तो नहीं रहा है मुझसे। ये 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ओवर वोल्टेज हम बाद में बोलेंगे।